तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारा हीरो जेन मिल्स एकेडमी में अपनी धाकड़ एंट्री मार हुआ था और फ्रेशमेंट हंट में अपना हीरो नंबर 1 रैंक पा लिया होता है और उसी के साथ में चेयरमैन की एबिलिटी को कॉपी भी कर लिया होता है, जिससे वो अपने से नीचे लेवल वाले बंदे को कंट्रोल भी कर सकता है। और आज का जो एपिसोड होगा काफी ज्यादा मजेदार होगा। तो चलो और भी ना बकवास करते हुए अपने इस सीरीज के पार्ट 8 का शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ जेन, इना और यूजू चेयरमैन से मिलकर लौट रहे होते हैं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे तोड़ते हुए इना जेन से पूछती है, जिससे जेन काफी ज्यादा चौंक जाता है और इसी से पता चलता है कि इना की इंस्टिंक्ट बहुत ही ज्यादा कमाल की है। उसने सीधा जेन से एक सवाल पूछा, जेन क्या तुम चेयरमैन के बारे में कुछ जानते हो? ये सवाल सुनते ही जेन का चेहरा एकदम से बदल जाता है। वो जो हमेशा शांत रहता था, अचानक से उसके चेहरे पर एक गुस्सा और नफरत झलकने लगती है। जेन हल्की मुस्कान के साथ अपने गुस्से को छिपाते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इना तुरंत जवाब देती है, क्योंकि तुम आमतौर पर बहुत ही ज्यादा शांत रहते हो, लेकिन चेयरमैन के सामने आते ही तुम काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे। यूजिन भी पीछे नहीं रहती और वो बोलती है, एग्जैक्टली, अब जल्दी से बताओ तुम हमसे क्या छुपा रहे हो। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि जेन की ये दोनों दोस्त उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से जान पहचान कर ली हैं। तभी जेन एक गहरी सांस लेता और सिर हिलाते हुए कहता है, ऑनेस्टली मुझे पूरी तरीके से यकीन तो नहीं है, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन यह बात हमेशा याद रखना, इस एकेडमी में किसी पर भी भरोसा मत करना, ना ही चेयरमैन पर और ना ही किसी इंस्ट्रक्टर पर। ये सुनकर इना उसके करीब आती है और धीरे से पूछती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम तुम पर भी भरोसा नहीं कर सकते? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब जेन के पास में भी नहीं था और वो बस चुप रहता है और ये ऐसा लग रहा है जैसे कि इना ने जेन का तीर जेन पे ही चला दिया। इस ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ते हुए पीछे से यूजिंग आती है और नाटकीय अंदाज में बोलती है, जेन पर तो बिल्कुल भी भरोसा मत करना। और फिर हंसते हुए वो बताने लगती है कि इसने एक बार मुझे बीच रास्ते पे ही छोड़ दिया था, घर तक छोड़ने का वादा किया था और खुद गायब हो गया बीच रास्ते में ही। ये बात सुनने के बाद जेन चिढ़कर बोलता है, अरे अब क्यों मरे हुए मुर्दे को बाहर निकाल रही हो? लेकिन यूजिंग कहाँ मानने वाली में से थी। वो जेन के बाल खींचते हुए चिल्लाकर बोलते है, इडियट, तुम्हें पता भी है उस दिन मेरी क्या हालत हुई थी? थोड़ी देर की इस नोकझोंक के बाद जेन खुद के बाल को उसके हाथों से छुड़ाता है और आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, चलो अब रेस्ट करने चलते हैं, क्योंकि सूरज ऑलरेडी डूब चुका है। जब लड़की अपने डॉर्म की तरफ जाने लगती है तो इन्हें अचानक रुकती है और बोलती है कि तो क्या हम अब से अलग हो रहे हैं? और उसकी आवाज में काफी ज्यादा उदासी थी। इसके इसी सवाल के साथ एकदम से अजीब सी खामोशी छा जाती है। तभी यूजिन दोनों को धक्का देती है और फिर जोरों से दोनों को गले लगा लेती है और बोलती है, ये क्या टीनेज रोमांस चल रहा है यहाँ पर? मेरे लिए भी तो जगह छोड़ो। जेन तुरंत हंसते हुए अलग करता है और कहता है, चलो चलो, तुम्हारा डॉर्म उसी तरफ है, जाकर आराम करो। तभी यूजिन जाते जाते कहती है, ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, और इना भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। लेकिन जाने से पहले इना मुड़कर जेन से कहती है, तुम भी अच्छे से आराम करना। उनके जाने के बाद जेन भी अपनी डॉर्म की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसके मन में पुरानी कड़वी यादें ताजा हो जाती है। और ये वही घटिया कमरा था जहाँ दीवारों से सड़ी हुई बदबू आती थी और फर्श हर कदम पर चरमराता रहता था। वो सोचने लगता है कि जो लोग यहाँ रह जाते हैं उनमें अक्सर टैलेंट की कमी होती है और जैसे ही मेरी क्लास खत्म होगी मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये नर्क एक बार झेलना ही काफी है। तभी हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारा एमसी हमेशा की तरह अपनी ट्रेनिंग के लिए सुबह सुबह निकल पड़ता है। कुछ देर दौड़ने के बाद जब उसे लगता है कि वार्म अप हो गया है तो वो अपनी पहली क्लास के लिए तैयार होने के लिए डॉर्मेट्री की तरफ लौटने लगता है। दूसरी तरफ सभी नए कैंडिडेट्स एक बड़े से हॉल में इकट्ठा होते हैं। वहाँ उनकी बेसिक माना एक्लिमेटाइजेशन की इंस्ट्रक्टर किम जीन आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। जैसे ही वो बोलना शुरू करती है, जेन की भौहें सिकुड़ आती है। उसे ये इंस्ट्रक्टर कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही थी और जेन मनी मन सोचता है कि भले ही मैं अपनी पिछली जिंदगी में एक वॉरियर था, लेकिन मुझे इस इंस्ट्रक्टर की कोई खास यादें नहीं आ रही हैं और शायद ये उन्हीं इंस्ट्रक्टर में से एक थी जो जल्दी रिजाइन करके चली गई थी। दोस्तों, ये मिल्स एकेडमी जैसी जगह पर इंस्ट्रक्टर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जो लोग यहाँ टिके हुए थे वो सिर्फ चेयरमैन के चमचे थे, जिन्हें बस चेयरमैन के फेंके हुए टुकड़े पर पलना था, और जो लोग चेयरमैन की बातें नहीं मानते थे उसे चेयरमैन निकाल देता था। और फिर हम इंस्ट्रक्टर जीवन को देखते हैं, जो बताती है कि शायद कैंडिडेट्स को ये अजीब लग रहा होगा कि उनकी पहली क्लास किसी क्लासरूम में नहीं बल्कि इतनी बड़ी फैसिलिटी में हो रही है। तभी उनके पीछे कुछ बड़े बड़े दरवाजे खुलते हैं और वो बताती है कि इसका कारण ये है कि उनकी माना सेंसिटिविटी को टेस्ट करना। जैसे ही दरवाजा खुलते हैं, अंदर माना क्यूब जैसी कोई चीज दिखाई देती है। सभी कैंडिडेट्स के होश उड़ जाते हैं ये सब देख के, और सारे कैंडिडेट्स सोच रहे थे कि कहीं ये लोग हमें इसके अंदर जाने के तो नहीं बोलेंगे। क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम था। जेन महसूस करता है कि ये जो माना क्यूब है वो पहले देखे हुए माना क्यूब से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें माना की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम है। जेन बताती है कि इस चीज को माना रूम कहते हैं। इसे गिल में पाए जाने वाले माना क्यूब के बेस पर बनाया गया है, लेकिन कैंडिडेट्स के लिए एक असली माना क्यूब से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन जैसा होता है। इसीलिए सिमुलेशन तैयार किया गया है, पर हमारा एमसी तो पहले ही एक असली माना क्यूब से बाहर निकल चुका है, तो ये तो उसके लिए बच्चों का खेल होने वाला है। आगे हमें बहुत ही मजेदार सीन देखने को मिलेगा। तभी इंस्ट्रक्टर इसके बारे में हमें बताती है, ये माना रूम अलग अलग सब रूम्स में बटा हुआ है। पहले रूम में उतनी माना है जितनी एटमॉस्फेयर में होती है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे माना और भी ज्यादा डेंस होता जाएगा। आमतौर पर एक फर्स्ट ईयर कैंडिडेट लेवल 3 तक पहुंच सकता है और एक ग्रेजुएट होने वाला कैंडिडेट लेवल 7 तक पहुंच सकता है। इस क्लास का मकसद है कि हर एक
कैंडिडेट की माना सेंसिटिविटी की लेवल को पता करना है। फिर इंस्ट्रक्टर जीवन कहती है सब लोग लाइन में लग जाओ और मेरे पीछे पीछे आओ। अगर किसी को भी बीच में दिक्कत हो तो बस अपना हाथ उठा देना, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर तुम्हें बाहर लेकर चले जाएंगे। जीवन लेवल 1 के माना रूम में जाती है और सारे कैंडिडेट उसके पीछे पीछे जाते हैं और लेवल 1 पर किसी को भी खास कोई दिक्कत नहीं होती। फिर वो सबको लेवल 2 पर लेकर जाती है। वहाँ पहुंचते ही कुछ कैंडिडेट्स हाँफने लगते हैं और उन्हें बाहर ले जाना पड़ता है। इंस्ट्रक्टर चिल्लाती है चलो अब लेवल 3 पर चलते हैं। लेवल 3 में पहुंचते पहुंचते क्लास की आधी आबादी हाथ उठा देती है, लेकिन हमारा जेयून, यूजुंग और इना पर इसका कोई असर नहीं होता। जून अगली इंस्ट्रक्शन देती है लेवल 4 पे चलो। अब और भी ज्यादा लोग बाहर हो जाते हैं। लेवल 5 पर कुछ और स्टूडेंट बाहर निकाल आते हैं। लेवल 6 पे पहुंचते हैं तो कई कैंडिडेट स्काउट की वजह से ही बाहर निकल आते हैं। तभी यूजुंग धीरे धीरे जेयून से पूछती है सांस लेने में तुम्हें कुछ परेशानी हो रही है? जेयून कैजुअली कहता है नहीं मुझे कोई खास दिक्कत तो नहीं हो रहा है। दूर खड़ी इना भी ये सब देख रही होती है। उसे लगता है कि जेन अभी भी बड़े आराम से खड़ा हुआ है और वो खुद से कहते हैं मुझे और कोशिश करना चाहिए। इंस्ट्रक्टर जीवन देखती है कि अब सिर्फ 4 कैंडिडेट्स बचे हैं, जेयून, यूजुंग, इना और एक और बंदा है जिसका नाम है ली सियो। और गाइस ये तो वही 4 लोग हैं जो फ्रेशमेंट हंट में टॉप 4 में थे। तभी इंस्ट्रक्टर जेयून की तरफ देखते हुए सोचती है कि चेयरमैन ने खास तौर पर जेयून पर नजर रखने के लिए कहा था, लेकिन वो चेयरमैन की ब्लाइंडली फ्लोर में से नहीं है, इसलिए तो पास्ट में उसे निकाल दिया गया था। अब वो अनाउंस करती है चलो चलो 7th लेवल पर चलते हैं। ये सुनकर बाकी कैंडिडेट्स जो बाहर थे हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि सीरियसली ये लोग हैं कौन जो 7th लेवल पर जा रहे हैं। अभी सब हैरानी थे कि इंस्ट्रक्टर कहती है चलो लेवल 8 पर चलते हैं और कोई दिक्कत हो तो बता देना। यूजुंग अब साफ साफ स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कहता। लेवल 8 पर माना की स्पाइक्स अचानक से ऊपर नीचे होने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी डंजन में होता है। जीन को उम्मीद था कि अब तो इन जीनियस लोगों को भी परेशानी होगी और जैसा उसने सोचा था शिव और यूजुंग दोनों हाथ उठा देते हैं। अब सिर्फ जेन और इना बचे थे। इना का शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन जब जेन और वो दोनों कोई रिएक्शन नहीं दिखाते तो जीन को मजबूरी लेवल 9 पर जाना पड़ता है। लेवल 9 में एंट्री करते ही इना बुरी तरीके से लड़खड़ा जाती है और उसे लगभग उल्टी आने वाली होती है। तभी जेन तुरंत अलर्ट हो जाता है और जेन मुड़कर देखती है पर कुछ नहीं करती, क्योंकि चेयरमैन ने साफ कहा था कैंडिडेट को तब तक मदद मत करना जब तक वो खुद ना मांगे, और खतरा जो होता है वो एक अपॉर्चुनिटी जैसा होता है जिसे ग्रैब कर लेना ही बेटर होता है। तभी जेन धीरे से पूछता है इना तुम ठीक तो हो ना? इना कांपते हुए कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन अब उसे जेन का चेहरा भी साफ से दिखाई नहीं दे रहा होता, पर उसका मन हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इन्होंने हमेशा यही सुना था कि सिर्फ ताकतवर लोग ही बचते हैं, कमजोरों का कोई भी भविष्य नहीं होता है। उसे लगा कि वो फिर से हार गई। वो लड़खड़ाती है और गिरने लगती है। जेन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक असिस्टेंट उसे बाहर ले जाते हैं। जाते जाते वो धीरे से कहती है मैं फिर से हार गई। जेन सोच में पड़ जाता है इसका क्या मतलब था, वो किससे हार गई? अब मैदान में सिर्फ एमसी बचा हुआ था, यानी कि हमारा हीरो। वो लेवल 10th में इंटर करता है। इंस्ट्रक्टर जीन जो खुद वहाँ पे स्ट्रगल कर रही होती है, वो पूछती है क्या तुम ठीक हो? जेन की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान होती है। वो एक्टिंग करते हुए बोलता है हाँ मुझे तो थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, मैं अब बाहर जाना चाहता हूँ। इंस्ट्रक्टर हैरान होते हुए बोलती है कि ये किस डिफिकल्टी की बात कर रहा है, इसके चेहरे पर तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं दिख रही है। बाहर आकर जीन बाकी कैंडिडेट से कहती है जेन के लिए तालियां बजाओ, वो लेवल 10 तक पहुंच चुका है। ये एक बी रैंक मैजिशियन का लेवल है। ली सी गुस्से से जेन की तरफ देखता है और इधर इना खुद से निराश थी। बाद में जेन धीरे से इना के पास आता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो? इना हल्के से मुस्कान के साथ कहती है हाँ सॉरी मैं सबको परेशान कर दी। जेन कहता है थैंक गॉड क्योंकि तुम्हें कुछ सीरियस नहीं हुआ है। तभी यूजुंग आती है और पूछती है तू ठीक तो है ना? तुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। जेन मजाक में कहता है मैं तो ठीक हूँ, पर तू ये तौलिया अपने गले से हटा ले, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसी लग रही है। यूजुंग को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि ओए तुझे मेरी चिंता नहीं करनी थी क्या? मुझे क्यों तेरी फिक्र हो रही है? जेन हंसते हुए पूछता है मतलब तू भी एकदम से ठीक है, कोई दर्द वर्द तो नहीं है ना? यूजुंग गर्व से कहती है डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं तो सॉलिड फिट हूँ। जेन एक नजर इना की तरफ देखता है। पहले उसे लगा था कि वो कॉम्पिटिटिव हो रही है, पर अब वो कुछ और अलग लग रही होती है, शायद थोड़ी जुनून हो। वो सोचता है कि शुक्र है इस बार ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, पर इस तरह के माइंडसेट वाले लोगों को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वो नहीं चाहता था कि इना उसके इशारों पर चले, शायद इना का भविष्य भी बदलने वाला था। यूजुंग उसे घूरते हुए पूछती है क्या क्या देख रहे हो तुम? इतनी सुंदर लग रही हूँ क्या मैं? जिन मजाकिया अंदाज में कहता है तू पक्का श्योर तो है ना कि तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऐसी बातें कोई चोट लगने पर ही करता है। यूजिंग अब रिवेंज मूड में आ जाती है और तौलिया अपने गले से निकालकर जेन के गर्दन में लपेट देती है, और तभी जेन हंसते हुए तौलिया निकालता है और उसी से यूजुंग का सर ढक देता है और उसके बाल भी बिखेर देता है। और उसके बाल बिखेरने के कारण जेन जोर से चिल्लाती है और उसके आसपास की हवा गुस्से से गर्म होने लगती है और बोलती है कि तुझे पता है मैंने सुबह सुबह अपने बाल सेट करने में कितना टाइम लगाया था? जेन उसके गुस्से को देखकर माफी मांग लेता है, पर साथ ही में ये बोल भी देता है कि इसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसकी ये बात सुनकर यूजिंग और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। वो घूरते हुए बोलती है तो मतलब तू मुझे बदसूरत कह रहा है? जेन को तभी रियलाइज होता है कि उसने कुछ गड़बड़ बोल दिया और वो तुरंत पलट कर भागने लगता है। यूजिंग गुस्से में उसके पीछे दौड़ती है और दूर खड़ी इना ये सब देखकर मुस्कुरा देती है।
है। वो सोचती है इन दोनों की केमिस्ट्री तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। थोड़ी देर दूर सियोक चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा होता है। वो जेन को घूर रहा था और सोच रहा था कि ये लड़का लेवल 10 तक पहुंचा कैसे। तभी उसका दोस्त किम मिन सू आता है और कैजुअली पूछता है भाई क्या सोच में पड़ा हुआ है। सियोक सीधे सवाल करता है कि वो लड़का है कौन जिसके बाल अभी उस लड़की ने पकड़े थे, उसके बारे में मुझे सब कुछ बताओ। मिन सू थोड़ा चिढ़ कर कहता है भाई मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फिर भी वो जवाब देता है वो जेयून है, पहला लड़का जिसने म्यूजिशियन होते हुए भी फ्रेशमेंट हंट में फर्स्ट प्लेस पर आया था। सियोक शक के साथ कहता है ये तो मुझे भी पता है, पर ये बंदा अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। मिनसू बस कंधे उचकाता है और बोलता है कि पता नहीं, कोई खास बैकग्राउंड नहीं है इसका। सियोक की नजर में जेयून एक रहस्य बन चुका था। वो सोचता है कि कोई नॉर्मल मैजिशियन ऐसा नहीं कर सका, ये जरूर कुछ छिपा रहा है। मिनसू मन ही मन सोचता है कि भाई ये पहले इतना इंटेंस नहीं था, ये जेयून को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है। फिर वो कैजुअली बोलता है भाई उसने 2 बार खुद को प्रूव किया है और मिल्स एकेडमी में चीटिंग करना पॉसिबल नहीं है, रिलैक्स करो। सियोक धीरे से लेकिन घमंडी आवाज में बोलता है जब तक कोई चीटिंग ना करे तब तक कोई मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। मिनसू मन ही मन बड़बड़ाता है भाई तू तो यूजुंग और ईना से भी जीत नहीं पाया, पर बाहर से कुछ नहीं बोलता। वो बस इतना कहता है भाई जेयून से जीतना नामुमकिन है, चाहे तू मर के भी वापस क्यों ना आ जाए। कुछ देर बाद जेयून अपनी टीचर सोंगा को वीडियो कॉल करता है। वो उससे टीच करते हुए पूछती है तूने कॉल इसीलिए किया है क्योंकि तुझे फ्रेशमेंट हंट की कहानी सुनानी थी ना। जेयून एक्साइटमेंट में बोलता है हाँ, और मैंने पहला स्थान पाया है। सोंगा घर से मुस्कुराती है। तभी उसका ध्यान जेयून के पीछे लग्जरी अपार्टमेंट पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलती है लगता है तुझे अच्छे खासे पॉइंट्स मिले हैं। मिल्स एकेडमी में सर्वाइव करना आसान नहीं है, लेकिन तूने बेहतरीन शुरुआत की है, मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है मेरे शिष्य। जेन मुस्कुराकर बोलता है थैंक गॉड, अगर मैं सेकंड आता तो मुझे पक्का डांटती। सोंगा हंसते हुए पूछती है कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने तेरा ध्यान खींचा हो। जेन चौंक कर पूछता है आप उन्हें रिक्रूट करना चाहती हैं क्या। वो हाँ में सिर हिला देती है और बोलती है कि तू जो जानकारी देगा उसके लिए तुझे रिवार्ड भी मिलेगा। जेन को थोड़ा शक होता है लेकिन बोलता है कि बताना तो आसान है, पर आप इतनी उदार क्यों लग रही हैं। सोंगा हंसते हुए जवाब देती है क्योंकि मुझे पता है कि जब तू एक वैल्यूएबल एसेट बन जाएगा तब तू मुझे मना कर देगा, ये मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह होगा। फिर जेन 3 नाम बताता है इना, यूजुंग और आन ह्योन, ये यूनवा गिल्ड के लिए परफेक्ट रिक्रूट्स होंगे। कॉल खत्म होने के बाद सोंगा पूछती है ली जे-सिंग एस रैंक रेडर ली जे-सिंग का बेटा है, पर वो खुद तो उतना टैलेंटेड नहीं है, लेकिन उसे रिक्रूट करने पर जेफर गिल्ड से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर भी अगर जेन को उस पर भरोसा है तो मुझे भी उसके शब्द पर भरोसा करना होगा। थोड़ी ही देर बाद क्रिएटर गिल्ड की मास्टर जिसे सब मिस कहते हैं वो यूनवा गिल्ड पहुंचती है। तो मैनेजर सोंगा के पास आता है और बोलता है कि मैम मिस आई हुई है। तो सोंगा बोलती है कि उसे अंदर ले आओ, और जैसे ही वो अंदर आती है तो उन्हें देखकर मिस सोंगा बोलती है कि बिल्कुल टाइम पर आई हो, समय की कदर करना अच्छी बात है। मिस हल्के अंदाज में कहती है समय एक मर्चेंट के लिए सबसे बड़ी संपत्ति होती है। वो हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ती है पर सोंगा मना कर देती है और बोलती है कि हम इतने करीब नहीं है कि हम कैजुअली ग्रीट करें, और अब बैठ जाइए। और मिस बैठते हुए बोलती है कि तो चेयरमैन सोंगा क्या मैं पूछ सकती हूँ कि यूनोवा गिल्ड इतने टैलेंटेड कैंडिडेट्स को कैसे तैयार कर रहा है। शिवने सीधे मुद्दे पर आती है और बोलती है कि मिस आप मुझसे चाहती क्या है। मिस एक चालाक मुस्कान के साथ कहती है एक कैंडिडेट है जिसने मेरा ध्यान खींचा है, उसे आप कितने में बेचोगी। ये सुनकर सोंगा का चेहरा सीरियस हो जाता है और वो बोलती है कि यूनोवा अपने कैंडिडेट्स को बेचने की चीज नहीं मानती, और ये चीज कहीं और पे जाके ट्राई कीजिए। मिस और ज्यादा चालाकी से बोलती है पर क्या उस कैंडिडेट को ये शर्तें पसंद आएंगी तो क्या वो मेरे पास में आ सकता है। सोंगा ठंडे स्वर में बोलती है कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, मुझे नहीं लगता है कि आप समझेगी। मिस मुस्कुराती और कहती है मुझे पता है कि तुम ना कहोगी, पर आना तो जरूर था। बाहर निकलते हुए वो हंसती है शार्प और क्लासी रिजेक्शन से बिल्कुल आपकी तरह। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर इंड्योरेंस टेस्ट का रिजल्ट आता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है टेस्ट में कौन कितने नंबर पर आया है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि पहला स्थान पर आन ह्योन आया होता है जिसका पॉइंट 101 होता है, और हमारा एमसी जेयून 99 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर होता है। जेयून हल्के से मुस्कान के साथ बोलता है कि ये एक्सपेक्टेड था, आन ह्योन जो है वो एक काफी बड़ा जीनियस है और उसके जैसे जीनियस मिलना बहुत ही मुश्किल है। वो दूसरे स्थान से संतुष्ट दिखता है। तभी हम यूजुंग और इना को देखते हैं, वो दोनों एक साथ खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही वो जेयून को देखती है वैसे ही यूजुंग दौड़ी चली जाती है जेयून के पास और उसके पास में आकर बोलती है सीरियसली तू एक म्यूजिशियन होकर भी सेकंड रैंक पर आ गया है, आखिर तू है क्या चीज। जेयून कैजुअली जवाब देता है क्यों मैंने अपनी शुरुआत एक वॉरियर की तरह नहीं की थी। यूजुंग कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है कि इसका मतलब क्या हुआ। जेयून शांति से जवाब देता है सिर्फ मैजिक पर फोकस मत करो, अपनी बॉडी को भी ट्रेन करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी बहुत ही इंपोर्टेंट होती है अपनी किसी फाइट में। मैच होकर भी बॉडी को ट्रेन करना चाहिए। वैसे यूजुंग गुस्से में बोलती है एक दिन मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि तू इतना स्पेशल नहीं है। तभी जेन बोलता है कि मेरे हिसाब से अब क्लास स्टार्ट होने वाला है। तभी बेल बजता है नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने का। तभी वो इंस्ट्रक्टर सीओ की बोलता है कि अब हम सेकंड फिजिकल कैपेबिलिटी टेस्ट स्टार्ट करेंगे, अब टेस्ट होगा एयर रूम इवेजन। तभी हम जेन को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि मेरे रिग्रेशन से पहले ये टेस्ट लिया जा रहा था एजेंट की एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। अभी इंस्ट्रक्टर सीओ की कैंडिडेट को रिसीवर्स देता
देते हैं और बोलते हैं कि ये एयर टेस्ट में यूज होंगे और तुम ब्रेन सिमुलेशन के जरिए वर्चुअली ओपोनेंट से फाइट करोगे। यूजिंग क्यूरियोसिटी से पूछती है ये चीज है क्या आखिर। इंस्ट्रक्टर सीओ की शांति से समझाता है कि ये कॉम्बैट सिमुलेशन एनालाइज करने वाला ब्रेन रिसेप्टर्स है और इसे वर्चुअल मॉन्स्टर रियल जैसे दिखेंगे, मगर डैमेज जो है वो रियल जैसा नहीं होगा। अगर कोई कैंडिडेट मॉन्स्टर को डिफीट करता है तो उसे बोनस पॉइंट मिलेंगे, लेकिन दोस्तों वो एक चीज नहीं बताता, इस रिसीवर्स के जरिए कैंडिडेट को अपने ओपोनेंट के अटैक का 1/5 पेन रियल में फील होगा। और इस टेस्ट का मेन मकसद होता है कि स्टूडेंट्स की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को पुश करना। फिर हम देखते हैं कि टीम बट रहा होता है और टेस्ट में जो टीम थी वो 4 टीम में बटने वाली थी। और किस्मत तो देखिए दोस्तों, टीम 3 में जेन और सियोक दोनों एक साथ में आ जाते हैं। तभी जेन सोचता है कि टीम तो काफी द बैलेंस लग रही है। उसी वक्त सियोकी उसे आवाज लगाता है और बोलता है कि तू ही है ना मिन जियोन, और फिर सीधे सवाल करता है एक मैजिशियन फर्स्ट कैसे आ सका है, जरूर कोई खास ट्रिक होगी, मुझे भी सिखाएगा। जिन शांति लहजे में कहता है क्या तूने कभी ये सोचा है कि कोई ट्रिक है ही नहीं। सियोकी मुस्कुराते हुए बोलता है अगर ऐसा है तो मुझे खुद ही तुम्हारा राज खोलना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं फोर्स का भी इस्तेमाल करूंगा। ये सुनकर जेन तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है तो फिर सीधे सीधे कहो ना कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। सियोकी मुस्कुराते हुए बोलता है कि अच्छा है, कम से कम तुम्हें इतनी तो समझ है। तभी इंस्ट्रक्टर उसकी टीम को मैदान में बुलाता है। मैदान में कदम रखते ही सिस्टम 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू कर देता है और काउंटडाउन होता है 5 4 3 2 1। और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है सिस्टम नोटिफाई करता है कि आपका मुकाबला स्केलेटन वॉरियर से होगा। और फिर जैसे ही स्केलेटन मॉन्स्टर सामने आता है सियोकी अभी पीछे हटने का फैसला करता है, लेकिन तभी जेन जो होता है वो बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ता है। टीम के बाकी लोग हैरान हो जाते हैं ये सब देखकर। एक लड़की चिल्लाती है रुको ये खतरनाक हो सकता है। सियोकी हैरान होकर पूछता है ये कर क्या रहा है, एक मैजिशियन फ्रंट लाइन में जाकर क्या करेगा। जेन मन ही मन सोचता है कि आप भी मुझे अंडरस्टिमेट कर रहे हैं, चलो थोड़ा दिखा देता हूँ कि आखिर मैं हूँ क्या चीज। और गाइस इसी के साथ हमारा आज का जो एपिसोड है वो कंप्लीट होता है। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है, क्या हमारा हीरो इस स्केलेटन मॉन्स्टर को हरा पाता है और क्या वो इस टेस्ट में नंबर 1 रैंक लेकर आ पाएगा, और क्या कहीं सियुक उस पर हमला तो ना कर दे पीछे से। और ये सब तो पता चलेगा हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फिर चलते हैं गाइज, बाय बाय।